तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ खूनी हार। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अमर की सेक्रेटरी को रेखा को अचानक ही हीरे की अंगूठी पहनने का शौक हुआ। अतः अमर उसे लेकर बम्बई में जवाहरत की सबसे बड़ी फर्म स्टार ज्वेलर्स के यहाँ जा पहुंचा। सेठ जौहरीमल फर्म के हिस्सेदार भी थे और उसका सारा प्रबंध भी वही संभालते थे। काउंटर पर खड़े जौहरीमल ने अमर को देखा तो अपने ग्राहकों पर से ध्यान हटाकर बोला, ओह मिस्टर अमर, आज हमारी दुकान पर कैसे? हमें हीरे की एक अंगूठी खरीदनी है। रेखा की नज़र एक हार पर पड़ी जो ग्राहक महिला के हाथ में था। क्या मैं यह हार देख सकती हूँ? जरूर। अमर ने भी आगे झुककर हार को देखा। बहुत शानदार है। हाँ, शानदार तो होगा ही, पूरे 50 लाख का है। 50 लाख? प्लीज़ इसे संभालिए। राणा कमल सेन ने यह हार अपनी मिसेज माला जी के लिए खरीदा है। जौहरीमल ने उनका परिचय कराया। राणा साहब, यह मिस्टर अमर खन्ना है, बम्बई के मशहूर प्राइवेट जासूस। हेलो हेलो। जौहरीमल के अनुसार राणा कमल सेन दिल्ली से आए हुए थे और डिलाइट होटल में ठहरे हुए थे। इस समय कमल सेन कह रहा था, मिस्टर जौहरीमल, मेरे पास नगद रुपये तो नहीं है, मैं आपको चेक दे सकता हूँ। ज़रूर दीजिए, लेकिन दिल्ली से जब तक चेक क्लियर होकर नहीं आ जाएगा तब तक हार आपको नहीं सौंपा जाएगा। ठीक है, हमें भी हार शनिवार को चाहिए। उस दिन हमें एक बड़ी पार्टी में जाना है। तब तक दिल्ली से चेक क्लियर होकर आ जाएगा तो आप चेक बना दीजिए। अमर ने दबे स्वर में रेखा से कहा, जौहरीमल बड़ा सौदा कर रहा है, चलो हम किसी दूसरी दुकान पर चलते हैं या फिर कल आ जाएंगे। चलिए। जौहरीमल से फिर आने का वादा करके वे दुकान से निकल आए। उनके जाने के बाद मैं इस हार का बीमा भी कराना चाहता हूँ। ज़रूर कराइए। रीगल इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट रमेश यहाँ आता रहता है, आप कहें तो मैं उसके ज़रिए बीमा करा दूँ? जी हाँ, करा दीजिए और कागज़ तैयार करके मेरे पास होटल में भिजवा दीजिए। बीमे की किस्त का चेक मैं वहीं दे दूँगा। ठीक है, मैं रमेश को आपके पास भेज दूंगा। उसके बाद कमल सेन अपनी पत्नी माला के साथ दुकान से चले गए। शनिवार के दिन होटल डिलाइट के शानदार स्वीट में, डार्लिंग 2 घंटे बाद तुम्हारा हार पहुंचने वाला है। जौहरीमल का फ़ोन था कि चेक क्लियर हो गया है और वह हार भेज रहा है। थैंक्स गॉड। 2 घंटे बाद हार पहुंच गया। शाम 6 बजे कमल सेन और माला तैयार होकर पार्टी में जाने के लिए निकले। सबकी नज़रें मेरे हार पर है, लेकिन हमारी नज़र तो तुम पर है। कमल सेन ने बम्बई आते ही एक कार किराए पर ले ली थी। उसी में बैठकर वह पार्टी में जाने के लिए रवाना हुए। लेकिन जब उनकी गाड़ी एक सुनसान सड़क से गुजर रही थी तो एक नीली वैन ने सामने से आकर उनकी गाड़ी को टक्कर मारी। धड़ाम। ओ माय गॉड। टक्कर लगते ही दोनों गाड़ियां रुक गई और द डाकू, ओ गॉड। डाकुओं ने गाड़ी को घेर लिया। लाओ यह हार उतारो। नहीं, माला मत देना। डाकू ने एक घूंसा कमल सेन के मुंह पर जड़ दिया। चुप कर साले। माला ने चीखना चाहा तो एक ने उसका मुंह दबा लिया और दूसरे ने उसके गले से हार उतार लिया। चलो निकल चलो यहाँ से। हार लेकर वे अपनी वैन में जा बैठे। तभी कमल सेन अपनी गाड़ी से उतरा और दौड़कर वैन के दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया। अबे छोड़ साले। नहीं। हैंडल उसके हाथ से छूट गया और वैन तेजी से आगे बढ़ गई। कमल, ओह तुम्हारे सिर से तो खून बह रहा है। मेरी चिंता ना करो, मुझे सहारा देकर उठाओ और गाड़ी तक ले चलो। आधे घंटे बाद राणा कमल सेन अपने होटल के स्वीट में था। होटल का डॉक्टर उसकी मरहम पट्टी करके जा चुका था। इस समय पुलिस इंस्पेक्टर कुमार भी वहां मौजूद था। राणा उसे डकैती की घटना विस्तार से बता चुका था। यह बात कौन कौन जानता था कि आपकी मिसेज वह हार आज पहनेगी? सिर्फ जौहरीमल जानता था। नहीं, वह व्यक्ति अमर और उसका साथी, उसकी साथी लड़की जो हार की खरीदारी के दौरान दुकान पर आए थे, वह भी जानते थे। उन्होंने उनके सामने कहा था कि हार हमें शनिवार को चाहिए। अरे हाँ, उसे तो मैं भूल ही गया था। वह यहाँ का कोई प्राइवेट जासूस था, शायद अमर खन्ना नाम था उसका। अमर खन्ना? वह तो मेरा दोस्त है। और कुमार ने फ़ोन करके अमर को बुला लिया। कमल सेन ने उसे भी डकैती की घटना विस्तार से सुनाई और अंत में कहा, मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि मेरी पत्नी माला वह हार इस्तेमाल नहीं कर सकी। आपने हार का बीमा करा दिया था? जी हाँ, स्टार ज्वेलर्स के प्रबंधक मिस्टर जौहरीमल ने एक एजेंट रमेश द्वारा बीमा कराया था। फिर तो आपका नुकसान नहीं हुआ। हार की कीमत आपकी बीमा कंपनी से मिल जाएगा। लेकिन मुझे वह हार चाहिए मिस्टर अमर। आप प्राइवेट जासूस हैं, प्लीज़ आप मेरा वह हार ढूंढ दीजिए। मैं आपकी फ़ीस देने को तैयार हूँ। मैं कोशिश करूँगा मैडम, फीस की बात बाद में देखेंगे।
तभी जौहरीमल और बीमा कंपनी का एजेंट रमेश भीतर प्रविष्ट हुए। इंस्पेक्टर कुमार ने उनको बुलाया था। आइए मिस्टर रमेश, इसे कहते हैं सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। अभी तो आपने बीमे की एक ही किस्त दी थी और हार चोरी हो गया। आप मुझे डाके के बारे में विस्तार से बताएंगे? एक मिनट मिस्टर रमेश, पहले हम अपनी छानबीन पूरी कर लें, उसके बाद आप जो चाहें पूछिए। मुझे मिस्टर जौहरीमल से भी कुछ पूछना है। ओके, पहले आप पूछिए। कुमार ने जौहरीमल से कुछ सवाल किए, फिर बताया, मिस्टर जौहरीमल, इस डकैती के पीछे जो भी है वह पुलिस से बच नहीं सकता। मिस्टर अमर भी मेरे साथ इस केस पर काम कर रहे हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है। अमर साहब अपराधी को जरूर पकड़ लेंगे। आपकी बीमा कंपनी भी तो इस काम पर अपने जासूस लगाएगी। लगाने तो चाहिए। कंपनी को 50 लाख का नुकसान जो हो रहा है। काफ़ी देर बाद इंस्पेक्टर कुमार और अमर होटल डिलाइट से बाहर निकले। मैं उस स्थान का निरीक्षण करने जा रहा हूँ जहाँ डाका पड़ा था। तुम चल रहे हो? नहीं। क्यों? मैं उस वैन की तलाश में जा रहा हूँ जिसमें डाकू आए थे। कमल सेन ने बताया है कि वैन में उनकी गाड़ी को टक्कर मारी थी। दोनों गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हो गई थी। मेरा विचार है डाकू सबसे पहले अपनी वैन की मरम्मत कराने किसी गैरेज में जाएंगे। वैन को तलाश करने का ऑर्डर तो मैं भी दे चुका हूँ। मेरा विचार है वह गाड़ी चोरी की होगी। तुम्हारा विचार सही भी हो सकता है, लेकिन मैं उस वैन की तलाश अपने ढंग से करना चाहता हूँ। यह कहकर अमर अपनी गाड़ी में बैठकर चल दिया। कुछ देर बाद वह एक सुनसान सड़क पर आ गया। सड़क के किनारे खड़े एक पेड़ से उसने जानबूझकर अपनी गाड़ी को टकराया। गाड़ी का अगला भाग क्षतिग्रस्त हो गया। क्षतिग्रस्त गाड़ी को लेकर वह शहर के एक घटिया शराब खाने में पहुंचा। शराब खाने के भीतर काउंटर पर खतरनाक शक्ल का एक व्यक्ति खड़ा था। अमर को देखकर, ओह अमर साहब, आप आज यहाँ कैसे आ गए? मुझे आपकी मदद चाहिए कादर भाई। ज़रूर ज़रूर, आपने एक बार मुझ पर उपकार किया था और कादर भाई किसी के उपकार को भूलता नहीं है। कहिए, क्या खिदमत कर सकता हूँ? अमर ने उसे एक झूठी कहानी सुनाई। कादर भाई, मेरी गाड़ी के नीचे एक आदमी आकर मर गया है। गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस गाड़ी की तलाश में है। आप मुझे किसी ऐसे गैरेज का पता बता दीजिए जहाँ मैं गाड़ी की मरम्मत करा लूँ और रंग वगैरह बदलवा लूँ। ठीक है, मैं आपको ऐसी जगह बताऊँगा जहाँ आपकी गाड़ी का हुलिया बिल्कुल बदल दिया जाएगा। थैंक्स कादर भाई, लेकिन गैरेज वाले छानबीन तो नहीं करेंगे ना? नहीं, वह साले करते ही 2 नंबर का धंधा है। तुम उनका पता नोट कर लो। कुछ देर बाद अमर ने कादर भाई के बताए हुए पते पर पहुंचकर गाड़ी रोकी। गैरेज तो यही है मगर दरवाज़ा बंद है। उसने हॉर्न बजाया तो दरवाज़ा खुलकर एक व्यक्ति ने झांका। क्या है? मुझे कादर भाई ने भेजा है, गाड़ी में प्राइवेट काम कराना है। उसने गैरेज का दरवाज़ा खोल दिया। अमर गाड़ी अंदर ले आया। किसी को कुचल कर आए हो? हाँ, पुलिस मेरी गाड़ी की तलाश में है। अब तुम्हें कोई तलाश नहीं कर सकता। गाड़ी उन 2 सफ़ेद लाइनों के बीच खड़ी कर दो। अमर ने गाड़ी लाइनों के बीच खड़ी कर दी। मैकेनिक ने दीवार में लगा कोई स्विच दबाया और लाइनों के बीच का फर्श गाड़ी से नीचे धंसने लगा। ओह, यह तो लिफ्ट की तरह है। गाड़ी को गैरेज के तहखाने में ले जाया जा रहा है। नीचे भी उतना ही बड़ा हॉल था। यहाँ 2 नंबर का काम होता है। बाहर निकलते ही उसकी नज़र एक नीली वैन पर पड़ी। ओह, नीली वैन, इसका अगला भाग क्षतिग्रस्त है। तभी एक मैकेनिक निकट आ गया। क्या क्या काम करना है आपकी गाड़ी में? तुम खुद देख लो, जो भी कमी हो उसे दूर कर दो। नीली वैन के निकट कोई नहीं था। अमर टहलता हुआ करीब पहुंचा और गाड़ी का एक चक्कर लगाया। जरूर वही गाड़ी है, यहाँ मरम्मत के लिए आई है। उसने वैन के भीतर झांका। कौन है यह साला? आवाज़ सुनकर अमर ने उनकी ओर देखा। अरे, यह तो अमर है, प्राइवेट जासूस। प्राइवेट जासूस? क्या कहते हो विक्टर भाई? हाँ, सच कह रहा हूँ। यह साला यहाँ क्या कर रहा है? अभी पूछता हूँ। तुम हमारी गाड़ी में क्या देख रहे थे? 50 लाख का हार। क्या मतलब? मतलब यह कि मैं उस हार में हिस्सा चाहता हूँ जो तुम लोगों ने आज ही लूटा है। ओह अच्छा, तुम एक मिनट ठहरो, मैं अभी तुमसे बात करता हूँ। तुम इस पर नज़र रखना, मैं फ़ोन करके आता हूँ। वह कैबिन में फ़ोन करने चला गया। यह किसे फ़ोन करने गया है? खामोश खड़े रहो। 5 मिनट बाद ही मूँछों वाला वापस आ गया और फिर अपने साथी से बोला, इसको हार देना ही पड़ेगा। और फिर अमर के कुछ समझने से पहले ही आ
अमर की आंख खुली तो वह अपनी गाड़ी में था। गाड़ी एक सुनसान क्षेत्र में खड़ी थी। ओह, वे लोग मुझे बेहोश करके गाड़ी समेत यहाँ छोड़ गए हैं। उसने कलाई पर बंधी घड़ी देखी। रात का 1 बज रहा है। 11 बजे मैं गैरेज में था। इसका मतलब है मैं 2 घंटे से बेहोश पड़ा हूँ। इस बीच अवश्य ही वे गुंडे गायब हो चुके होंगे और अब गैरेज में नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी एक बार गैरेज में जाकर देखता हूँ। यह सोचकर उसने कार स्टार्ट किया और गैरेज की ओर चल दिया। गैरेज के सामने जाकर उसने गाड़ी रोकी। ओह, यहाँ तो ताला पड़ा है। अब क्या करूँ? पुलिस स्टेशन चलता हूँ। इंस्पेक्टर कुमार की मदद से गैरेज के मालिक को गिरफ्तार कराकर उन गुंडों का पता लगाना होगा। वह पुलिस स्टेशन पहुँचा तो ड्यूटी इंचार्ज ने बताया, इंस्पेक्टर कुमार तो होटल डिलाइट गए हैं। क्यों? राणा कमल सेन का फ़ोन आया था। उनकी पत्नी अचानक गायब हो गई है। पत्नी गायब हो गई? 10 मिनट बाद वह कमल सेन के स्वीट में प्रविष्ट हुआ। इंस्पेक्टर कुमार वहां मौजूद था। अच्छा हुआ तुम आ गए, एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। क्या हुआ? मिसेज कमल सेन कैसे गायब हो गई? तुम्हें उनके गायब होने की सूचना किसने दी? मैं पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ। ड्यूटी इंचार्ज ने बताया था कि तुम यहाँ हो। हाँ, मैं आधे घंटे से यहाँ हूँ। मिसेज कमल सेन अचानक गायब हो गई है। कैसे गायब हो गई? मैं बताता हूँ। आप लोग 9:30 बजे यहाँ से गए थे। कुछ देर बाद जौहरीमल और रमेश भी चले गए। मेरे सिर में दर्द था, इसलिए मैंने माला से कहा कि मैं सोना चाहता हूँ। फिर मैं सो गया। 12:30 बजे अचानक मेरी आँख खुली तो माला यहाँ नहीं थी। मैंने उसे कमरे में तलाश किया, होटल के स्टाफ से पूछा, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा था। अतः मैंने घबराकर पुलिस को फ़ोन कर दिया। आपके बयान से तो ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी अपनी इच्छा से कहीं गई है। आपके सोते में उनका अपहरण किया जाता या उन्हें ज़बरदस्ती कहीं ले जाया जाता तो कुछ तो शोर अवश्य होता और आपकी नींद खुल जाती। मेरा भी यही विचार है। लेकिन वह अपनी मर्जी से कहाँ जाएगी? यहाँ मुंबई में तो वह किसी को जानती तक नहीं। आपकी शादी को कितना समय हुआ है मिस्टर कमल सेन? अभी तो पूरा महीना भी नहीं हुआ। हम लोग यहाँ हनीमून मनाने आए थे। ओह, फिर तो एक बात हो सकती है। क्या हो सकता है? हार की डकैती में खुद मिसेज कमल सेन का ही हाथ हो। उन्होंने ही कुछ गुंडों से मिलकर हार उड़ाया हो। और नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माला ऐसी औरत नहीं थी। वह मुझसे प्रेम करती थी। आई एम सॉरी मिस्टर कमल सेन, लेकिन हम पुलिस वालों को हर पहलू से सोचना पड़ता है। मेरा मतलब आपकी पत्नी पर आरोप लगाना हरगिज नहीं था। मुझे सचमुच आपसे हमदर्दी है। तो फिर आप मेरी माला को ढूंढ दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे। अब हम चलते हैं। दोनों बाहर आ गए। पार्किंग की ओर जाते हुए अमर ने कुमार को गैरेज वाली घटना सुनाई तो कुमार बोला, हमें तुरंत उस गैरेज की तलाशी लेनी चाहिए और उसके मालिक से पूछताछ करनी चाहिए। हाँ, तुम जाकर तुरंत यह काम करो। और तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, सिर में बहुत दर्द है। कुमार से विदा लेकर वह अपने फ्लैट में आ गया। उधर कुमार ने पुलिस पार्टी के साथ न्यू लैब गैरेज पर छापा मारा। ताला तोड़ दो। ताला तोड़कर पुलिस भीतर प्रविष्ट हो गई। अमर अपने फ्लैट में सो रहा था कि फ़ोन की घंटी बजी। ट्रेन ट्रेन। ओह, सुबह के 3 बज रहे हैं। कौन है इस समय? हेलो, मैं कुमार बोल रहा हूँ। अमर, तुम इसी वक्त डिलाइट होटल के निकट समुद्र तट पर आ जाओ। क्या हुआ? मिसेज कमल सेन की लाश मिली है। इतना कहकर कुमार ने फ़ोन बंद कर दिया। अमर तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गया। और मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। हत्या गला घोट कर की गई है। हाँ, अब मामला और भी रहस्यमय हो गया है। ऐसा लगता है माला को हार की डकैती का राज पता था या वह खुद उसमें शामिल थी। लाश किस प्रकार मिली? 2 कांस्टेबल इस क्षेत्र में गश्त कर रहे थे, उन्हें ही लाश मिली। मिस्टर कमल सेन को सूचना दे दी या नहीं? सूचना तो देनी ही पड़ी। समाचार सुनते ही वह आघात से बेहोश हो गया और अभी तक बेहोश है। अमर कुछ क्षण सोचता रहा, फिर पूछा, अरे हाँ, तुमने उस गैरेज पर छापा मारा था? हाँ, वहाँ कुछ नहीं मिला। गैरेज के मालिक को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने कुछ बताया? केवल यह कि विक्टर नाम का एक गुंडा नीली वैन उसके गैरेज में लेकर आया था। विक्टर? हाँ, वह ठीक कहता है। मुझे उसी ने बेहोश किया था। उस व्यक्ति को तलाश कराओ कुमार। गैरेज का मालिक कहता है कि विक्टर गोल्डन क्लब में मिलता है। मैं आज रात क्लब पर छापा मारूंगा। नहीं, तुम अभी छापा नहीं मारोगे। आज रात मैं अकेला क्लब में जाऊंगा। विक्टर से मैं अपने ढंग से हिसाब चुकाना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से लाश उठवाता हूँ। कुमार लाश उठवाने के लिए निर्देश देने लगा और अमर वापस चल दिया। अगली रात अमर गोल्डन क्लब के हॉल में प्रविष्ट हुआ। विक्टर तो यहाँ नज़र नहीं आ रहा। वह काउंटर पर पहुंचा। मुझे विक्टर से मिलना है। तो मैं क्या करूं?
मेरी उससे मुलाकात करा दो, सुना है वह रोज़ यहाँ आता है मगर आज नहीं आया। ठीक उसी समय क्लब के हॉल में 4 व्यक्ति प्रविष्ट हुए। उनमें से एक व्यक्ति को देखकर अमर चौंका। यह गंजा तो वही है। वह चारों एक टेबल पर बैठ गए। विस्की की बोतल लाओ। गंजे ने शायद अमर को अभी देखा नहीं था। वह गंजा विक्टर का साथी है ना? उसी से जाकर पूछ लो ना। ठीक है, मैं उसी से जाकर पूछता हूँ। मुझे शायद उसकी 2-4 हड्डियाँ तोड़नी पड़ जाए। तुम अस्पताल फ़ोन करके एम्बुलेंस बुला लो। हेलो, तुम यहाँ भी आ गए? हाँ, मैं जादू जानता हूँ और उसके जरिए कहीं भी पहुँच जाता हूँ। क्या चाहते हो? पहले तो तुम्हारी गंजी टाट पर थोड़ा तबला बजाना चाहता हूँ, फिर विक्टर का पता जानना चाहूँगा। इतना कहकर उसने गंजे के मुंह पर एक घूंसा जड़ दिया। ढिसूम! आह! उसके साथियों ने उठाना चाहा तो अमर उन पर भी टूट पड़ा। तुम भी लो। तुरंत ही वह चारों उठ खड़े हुए। आ जाओ। सबसे पहले गंजे ने उस पर छलांग लगाई। तड़ाक! उफ! गंजा वापस अपने साथियों पर गिरा और उन्हें साथ लेकर ढेर हो गया। इस बार अमर ने उन्हें पूरी तरह उठने का मौका नहीं दिया और उसके घूंसे और लातें बिजली की गति से चलने लगी। गंजे के साथी समझ गए थे कि अमर उनके वश में आने वाली चीज़ नहीं है, इसलिए वह भाग खड़े हुए। गंजे ने भी भागने की कोशिश की मगर अमर ने उसे दबोच लिया। तू कहाँ जाता है टकले? तबला नहीं बजवाएगा? फिर सचमुच गंजे की टाट पर तबला बजाने लगा। कुछ ही क्षण में गंजा बेहोश हो गया और अमर उसे मरे हुए कुत्ते की भांति खींचकर बाहर ले जा रहा था। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन में। कुमार डियर, विक्टर तो नहीं मिल सका लेकिन मैं उसके एक साथी को पकड़ लाया हूँ। कहाँ है? बाहर मेरी गाड़ी में बेहोश पड़ा है। कुमार ने सिपाही बुलाकर गंजे को उठा लाने का ऑर्डर दिया। 10 मिनट बाद गंजा हवालात में तेज रोशनी के बीच बैठा था। उसे होश आ चुका था। बोलो, हार डकैती में विक्टर के साथ तुम भी शामिल थे ना? नहीं। कुमार ने सिपाहियों को आदेश दिया, इस साले को इतना मारो कि जीवन भर चलने के काबिल ना रहे। नहीं। लेकिन सिपाहियों ने अपना काम शुरू कर दिया था। डिसुम आई ताड़। ठहरो, मैं बताता हूँ। बताएगा कैसे नहीं साले, मार के आगे तो भूत भी नाचते हैं। हाँ तो जल्दी से बताओ, डाका तुमने ही डाला था? मैंने नहीं, विक्टर ने। हमने तो केवल उसका साथ दिया था, बल्कि विक्टर ने भी किसी और के कहने पर डाका डाला था। किसके कहने पर? यह मैं नहीं जानता। उसने मुझे बताया था कि कोई बड़ा आदमी उससे डाका डलवाना चाहता है। विक्टर उससे फ़ोन पर बात करता था। फ़ोन? ओ माय गॉड, मैं भी कितना मूर्ख हूँ। क्या हुआ तुम्हें? बाद में बताऊंगा, पहले इस गंजे से विक्टर का पता पूछो। गंजा अब और पीटने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने तुरंत पता बता दिया। हवालात से बाहर आकर कुमार, उस गंजे ने फ़ोन का जिक्र किया तो मुझे याद आया कि गैरेज में मुझे बेहोश करने से पहले विक्टर ने किसी को फ़ोन किया था और शायद उससे आदेश प्राप्त करके ही उसने मुझ पर हमला किया था। अब तुम ज़रा टेलीफोन एक्सचेंज से पता लगाओ कि कल रात 11 बजे गैरेज से कहाँ फ़ोन किया गया था। ठीक है, मैं अभी पता लगाने की कोशिश करता हूँ और मैं जाकर विक्टर को पकड़ कर लाता हूँ। तुम अकेले पुलिस साथ लेकर जाओ? नहीं, मैं उसके लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। पुलिस साथ होगी तो उसको शक हो जाएगा और वह फरार हो सकता है। अमर पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया और अपनी गाड़ी में बैठकर गंजे के बताए हुए पते की ओर रवाना हो गया। अगर विक्टर हाथ आ गया तो यह मामला आज ही निपट जाएगा। विक्टर एक मकान की दूसरी मंजिल पर किराएदार की हैसियत से रहता था। मकान से कुछ दूरी पर गाड़ी रोककर अमर नीचे उतरा। वह एक 2 मंजिले मकान के सामने पहुंचकर रुक गया। यही मकान है। खट खट खट। कुछ क्षण बाद एक अधेड़ महिला ने दरवाज़ा खोला। किससे मिलना है आपको? विक्टर से, मैं उसका दोस्त हूँ। महिला ने उसे भीतर आने के लिए रास्ता दे दिया। विक्टर ऊपर रहता है, मैं उसे बुलाती हूँ। और महिला ने चिल्लाकर आवाज़ लगाई, विक्टर देखो, तुमसे कोई मिलने आया है। तुरंत ऊपर सीढ़ियों के सिरे पर विक्टर नजर आया। तुम? हाँ विक्टर, मैं। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, शराफत से नीचे आ जाओ। कहते हुए अमर ने पिस्तौल निकालने के लिए जेब में हाथ डाला, लेकिन विक्टर ने उसका इरादा भांपकर ऊपर से ही छलांग लगा दी। विक्टर ने संभल कर फिर हमला किया। महिला अब घर से बाहर जाकर शोर मचा रही थी। विक्टर कड़ा मुकाबला कर रहा था। अचानक अमर ने उछलकर फ्लाइंग किक मारी। फिर अमर ने उसे दोबारा उठने का मौका ही नहीं दिया। इस वार ने विक्टर को बेहोश कर दिया था। बेहोश विक्टर को वहीं छोड़कर अमर बाहर आया। यही है वह गुंडा।
मैं गुंडा नहीं हूँ, पुलिस का आदमी हूँ। विक्टर खतरनाक डाकू है, मैं उसे गिरफ्तार करने आया हूँ। आपको मेरी बात का यकीन न है तो पुलिस स्टेशन फ़ोन करके पूछ लीजिए। तुरंत पुलिस स्टेशन फ़ोन किया गया। लोगों को अमर की बात का विश्वास आ गया तो उन्होंने बेहोश विक्टर को उठाकर उसकी गाड़ी तक पहुँचा दिया। धन्यवाद। कुछ देर बाद अमर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर कुमार के दफ्तर में प्रविष्ट हुआ। मैं विक्टर को ले आया हूँ। गुड, तुम्हारे लिए एक दिलचस्प खबर है। सुनाओ। कल रात 11 बजे विक्टर ने गैरेज से सेठ जोहरीमल को उनके घर पर फ़ोन किया था। यह सूचना अभी टेलीफोन एक्सचेंज से मिली है। मुझे भी यही शक था। चलो ज़रा विक्टर से पूछताछ करते हैं कि उसका जोहरीमल से क्या संबंध है। चलो। हवालात में विक्टर को होश आ चुका था। विक्टर, हम जानते हैं कि तुमने राणा कमल सेन की पत्नी का हार लूटा था, लेकिन अब हम यह जानना चाहते हैं कि तुमने उसकी हत्या क्यों की। हत्या? मैंने कोई हत्या नहीं की। बको मत, मिसेज कमल सेन की हत्या तुमने ही की है। हमारे पास सबूत है। यह झूठ है। मैंने सिर्फ हार लूटा था, वह भी जौहरीमल के कहने पर, लेकिन मैंने हत्या नहीं की। अगर तुमने जौहरीमल के कहने पर हार लूटा था तो अब वह हार कहाँ है? जौहरीमल के पास। देखिए, मैं जौहरीमल के बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। बताना ही पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें माला की हत्या के आरोप में फांसी पर लटकवा दूंगा। विक्टर उनको विस्तार से समझाने लगा। रात 11 बजे अमर और इंस्पेक्टर कुमार पुलिस पार्टी लेकर सेठ जौहरीमल के बंगले पर पहुंचे। विक्टर भी उनके साथ था। जौहरीमल उन सबको देखकर घबरा गया। आप इस समय? अंदर चलो जौहरीमल, हमें तुम्हारे बंगले की तलाशी लेनी है। लेकिन क्यों? मैंने क्या किया है? अभी पता चल जाएगा। वैसे तुम विक्टर को तो पहचानते ही होगे। मैं इसे नहीं जानता। सब यह झूठ बोल रहा है। इसी के कहने पर मैंने हार लूटा था। कुमार जौहरीमल को धकेलकर भीतर लाया और अपने आदमियों को आदेश दिया, सारे बंगले की तलाशी लो। और जौहरीमल, तुम हमें अपनी तिजोरी खोल कर दिखाओ। जौहरीमल विवश था, उसे तिजोरी खोलनी पड़ी। यह रहा हार। तो विक्टर ठीक कहता था। अब तुम क्या कहते हो जौहरीमल? यह हार तुम्हारी तिजोरी में कैसे आया? अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। यह हार मैंने ही चोरी कराया था। लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बीमा कंपनी का एजेंट रमेश और कमल सेन भी शामिल है। कमल सेन? लेकिन उसने तो हार खरीदा था। वह सिर्फ एक नाटक था। दरअसल कमल सेन कोई धनवान व्यक्ति नहीं है, वह दिल्ली का एक गुंडा है। मैंने उसकी सेवाएं प्राप्त की थी। बीमा एजेंट रमेश और मैं मिलकर बीमा कंपनी से रकम ऐंठना चाहते थे। रमेश ने मुझे सुझाव दिया कि मैं किसी नकली ग्राहक को 50 लाख का हार बेचूं और ग्राहक के नाम हार का बीमा करवा दूं। फिर उस हार को चोरी करा लिया जाए और बीमा कंपनी से रकम वसूल कर ली जाए। इस काम के लिए हमें एक नकली ग्राहक की ज़रूरत थी। मैं कमल सेन से दिल्ली में मिल चुका था, इसलिए मैंने उसे ही बुला लिया। वह माला नाम की एक लड़की को भी ले आया जो उसकी नकली पत्नी बनी हुई थी। हम सब ने मिलकर योजना तैयार की। कमल सेन को हमने राणा कमल सेन बनाकर हार बेच दिया। उससे पहले रमेश ने कंपनी में अपनी स्थिति का फायदा उठाते हुए बिना छानबीन किए हार का बीमा करा दिया और फिर हमने विक्टर की मदद से हार चोरी करा लिया। यहाँ तक तो तुम्हारी बात समझ में आ गई। अब यह बताओ कि माला की हत्या किसने की? कमल सेन ने। माला और कमल सेन का किसी बात पर झगड़ा हुआ था। माला ने उसे भांडा फोड़ देने की धमकी दी तो उस मूर्ख ने उसका गला घोट दिया। फिर माला की लाश समुद्र तट पर कैसे पहुंची? कमल सेन ने तट पर ही उसका गला घोंटा था। वह माला को फुसलाकर होटल से बाहर ले गया था और उसका गला घोंटकर वापस आ गया था। जौहरीमल का बयान सुनने के बाद, लो कुमार डियर, यह केस तो हल हुआ। अब तुम होटल डिलाइट से कमल सेन को गिरफ्तार करा लो और उस बीमा कंपनी के एजेंट रमेश को भी। हाँ, मैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस पार्टियां भेजता हूँ। तो ठीक है, अब यह मामला तुम संभालो। मैं अपने घर जाकर सोता हूँ। कल सुबह बीमा कंपनी के डायरेक्टर से मिलने जाऊँगा। क्यों? अपनी फीस वसूल करने। आखिर मैंने उनका 50 लाख बचाया है। इतना कहकर अमर वापस चल दिया। समाप्त।